Good evening, you're watching NDTV 24/7. I'm Amitabh Brevi. It's the worst chikungunya scare in India in the last 5 years, the worst outbreak in fact. In Delhi alone, 4 people have died from the 2nd of September till yesterday. If you have any questions on this outbreak, you can call us on 011-292-49911. Our experts will answer your questions. Also, the 3 key administrators in Delhi, the Lieutenant Governor, the State Health Minister, the Chief Minister and even the Health Secretary are not in the capital as Delhi battles dengue and chikungunya. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डेंगू के बारे में और चिकनगुनिया के रोकथाम के बारे में कोई एक स्वास्थ्य सचिव के बदल जाने से कोई उसके चलते कोई दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है। इसकी तैयारी हम जनवरी महीने से कर रहे हैं और हमने प्रोटोकॉल्स उसके लिए इशू किए हैं, हमने उसके लिए एडवाइजरीज इशू की हैं, 11 एडवाइजरीज इशू की हैं। इसकी रोकथाम तो बरसात आने के पहले की जाती है और बरसात आने के पहले मच्छरों का इंक्यूबेशन ना हो, मच्छरों की पर रोकथाम हो, इसकी कोशिश की जाती है। इसका संबंध कोई हम किसी स्वास्थ्य सचिव के साथ जोड़ करके देखें, इसकी आवश्यकता नहीं है। सच्चाई ये है कि यह एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल्स हैं जिनको समय रहते फॉलो करना पड़ता है और हमने समय रहते प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में, हर एक प्रदेश सरकार को बताया है। यहाँ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी को आए थे, उनके साथ हमारी बैठक हुई थी, उनको हमने सारी बातें डिटेल में बताई थी। उसमें मैंने एमसीडी और एनडीएमसी वालों को भी बुलाया था, उनके अधिकारियों को भी बुलाया था। इसलिए समय रहते हमने इसके बारे में सारी बातें केंद्र सरकार ने बताई और सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की है। टेस्टिंग किट्स चाहिए तो वो भी दिया गया है, दवाइयाँ चाहिए तो वो भी दिया गया है, बेड स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है इसके बारे में भी एडवाइजरी दी है। मुझे लगता है कि अब इसको फॉलो करने की ज़रूरत है और फॉलो करने की ज़रूरत थी, जिस मामले में प्रदेश सरकार को और सेंसिटिव, संवेदनशील होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। कपिल भाई, दिल्ली में मचा है बुखार से हाहाकार। कहाँ है दिल्ली सरकार? आपको छोड़ के कोई दिल्ली में है ही नहीं, ना एलजी हैं, ना सीएम साहब हैं, ना डिप्टी सीएम, ना हेल्थ मिनिस्टर, कोई है ही नहीं। किसके भरोसे है दिल्ली? नहीं, मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो, दिल्ली के अंदर 7 मंत्री हैं, सातों के सातों मंत्री कहाँ हैं, कितने बजे दिल्ली आ रहे हैं, कितने बजे दिल्ली से जा रहे हैं, जहाँ गए हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है। जैन साहब अभी 2 से 3 घंटे में दिल्ली वापस आने वाले हैं, 2 दिन पहले तक दिल्ली में थे। मुख्यमंत्री साहब अभी तक भी 1 घंटे पहले तक दिल्ली के अंदर ही थे, सारे अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मनीष जी ने कल रात तक मीटिंग ली है, मैं इस वक्त यहाँ पर हुई। तो दिल्ली के मंत्रियों का सबको मालूम है कौन सा मंत्री कहाँ है और क्या कर रहा है। अगर दिल्ली से बाहर भी जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है और कब वापस आएगा। लेकिन आज सवाल ये, दिल्ली में अपने आप को सरकार घोषित कर चुके एलजी साहब कहाँ पर हैं, कहाँ गए हैं और क्या करने के लिए गए हैं। दिल्ली के 3 मेयर हैं नगर निगम के और नगर निगम की जिम्मेदारी थी कि मच्छरों की जनसंख्या ना बढ़े। तीनों के तीनों मेयर कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं, कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 272 निगम पार्षद हैं जो नगर निगम में बैठते हैं, कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। इस बार मच्छरों को मारने के लिए दवा का छिड़काव नहीं हुआ दिल्ली में, इस बार फॉगिंग नहीं हुई दिल्ली के अंदर। और इस बार, जबकि ये पहली बार है कि पैसा एडवांस में दिया गया, नगर निगम तो पैसे की शिकायत भी नहीं कर रहा इस बार। जब पैसा भी था, मालूम भी था और आपका ये काम भी है, रूटीन में हर साल में होता है, तो इस बार क्यों दवा छिड़की नहीं गई, इस बार फॉगिंग क्यों नहीं हुई। We'll be joined from Delhi by Soumya Swaminathan, the director of the Indian Council for Medical Research, to answer your questions. Also in our Delhi studios, Dr. P.L. Joshi, former director, National Vector Program Control Program, and Dr. M. Awali, a senior physician with the RML Hospital. Dr. P.L. Joshi, it's been called the worst outbreak of chikungunya in the last 5 years now. There are different reports which are suggesting maybe in Delhi up to 492, but there's another report which says maybe up to 1,000. Is that the case? Is this the worst? As you know that the last epidemic had occurred in year 2006 and 7, but it was mostly confined to the southern states like that Kerala, Andhra Pradesh, then Tamil Nadu, parts of Maharashtra. But fortunately at that time the disease was not severe in northern states, including that of the Delhi. But definitely if we compare the chikungunya cases during the last 5 years, definitely this year there is a rise in number of the It's a clear surge. Dr. Wali, Dr. Joshi was talking about the seriousness of it this time. Now, we've seen 4 deaths in Delhi, though 3 of them have been of people above 60 years old and they had other diseases. Now, do you die of chikungunya or does it contribute if you have other diseases?
No, as you said, it's actually density has gone up. Severity apart, density has gone up, and when the density goes up, the number of people. Number of cases, it has become more frequent. And I, as a physician, am seeing in my OPD, in a OPD of 60, at least 20 patients are coming with the symptoms, and out of those 20, half of them have very severe symptoms. And just now on the way, one very important patient of mine had chikungunya positive, and he was really upset what to do about it. Knowing the very much fact that one is having chikungunya adds to the woes, and the doctor simply says take paracetamol, do not panic. He has to panic because he has bone pains. Sure. He is not able to turn on the bed. What the second part of your question is, the disease can be severe. Any viral infection can go to the brain. I have a person coming to me whose father is admitted in one of the leading hospitals of the Delhi. The father simply walked in with a small fever. He had more symptoms, so he was admitted. Then he had further symptoms. He was shifted to ICU. Now, what they retrospectively diagnosed was patient had chikungunya encephalitis, and this chikungunya encephalitis, he is brain dead. So has proved fatal. Is this a new strain? Is this chikungunya No plus? strain, sir. Any virus can go to brain. That is how I started my answer. Any viral infection can travel to brain, and as you said rightly, in elderly people who are diabetics, who are hypertensive, sure, pregnant mothers, very young children, infants, neonates, all can have a florid manifestation of this viral infection. In fact, we've got some people who are really worried. Esil Taneja from Gurgaon joining us on the phone line. What is your question, Mr. Taneja? Can you hear us? Hello. Yeah, what is your question? हाँ जी, मैं ऐसा है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ. मेरी वाइफ 77 साल की है, उषा नाम है. उसको आज सवेरे जोड़ों का दर्द हुआ और दोपहर तक उसे 100 डिग्री बुखार आ गया. क्या वो चिकनगुनिया हो सकता है और मैं क्या करूं इस बुखार के लिए? डॉक्टर जोशी, जो इसके लक्षण बताए हैं, जरूर ये हो सकता है क्योंकि ये सीजन ऐसा है, चिकनगुनिया के केसेस हैं, तो हो सकता है इसमें करने के लिए जो अभी जो जिन बातों का ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि रेस्ट लेना है. दूसरी बात है कि बुखार के लिए पैरासिटामोल की गोली आवश्यकता पड़ने पे जब भी हो दी जाए, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और नॉर्मल जो खाना है वो देते रहें. और यदि बुखार ज़्यादा होता है या और कोई सीवियर मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे स्वाइप में भी टू ब्रिंग इट डाउन, मैनिफेस्टेशन जैसे कि अभी बताया है, डॉक्टर साहब बता रहे थे ना कि मेनिंगोइनकेफेलाइटिस, जैसे कि कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो है लक्षण हो, तो समय यह है कि इन सीवियर केसेस में जो है वो फिजिशियन को अस्पताल में जाके कंसल्ट करना चाहिए. In fact, let's go to Monitiba Banerjee, who is in Kolkata. Moni, you have people with some questions? Yes, indeed. You know, in Kolkata city itself, there have been 564 cases of dengue reported. Officially, there are no deaths. But this season, West Bengal has had the highest number of deaths apparently from dengue, 24 we believe, which is really quite steep and much more than last year, which I think was around 14 to 15. So people are very, very concerned, and with me some Kolkatans who want to share their concerns and have very interesting questions. 4 of them, let me go straight to Runa, who is a biophysicist. What is your question? I'm a cell biologist. Okay, so the question is dengue more prevalent in the urban areas? Because we don't hear about enough cases in the rural areas. So, you know, what answer do you have for this? Okay, so that's Runa's question, is dengue urban? Let me go straight to the other questions. Shivani, yours? I would like to know what exactly are the precautions that we should take and what medications are there for dengue? If any. If any, of course. I know. And your son had dengue last season, I believe. Atul, what is your question to the doctor?
My question is that tiny island nations like Sri Lanka, Maldives, they've eradicated dengue and malaria by 100%. Why can't we? We are a superpower with 100 crore population. Why can't we do that? That's my only question. That's a very, very pertinent question. Ratan, shoot. How can we get rid of the mosquito forever? Mosquito forever, mosquitoes that carry diseases. I mean, apparently there's some research going on whether that is even a possibility. Amitabh? Right, Mani, let me take Dr. Wali. The first question was on urban. Yeah. Yes, and also the fact that we've seen these figures that are coming out in reports, but possibly many more are not even being reported. I would tell you, sir, there are about 5 times cases than are reported. As Mr. Nadda was pointing out, the ministry issues instructions to all the relevant departments. The basic problem, I am coming to the other questions, the basic problem is that people who are concerned with our health indirectly and directly with sanitation, they have grown out of their shoes. I just have to interrupt you because the Delhi Health Minister is currently holding a press conference. Let's listen in. अगर अफसर को ये डर बैठा दिया जाए कि तुम्हें जेल भेजेंगे काम करने की वजह से, अरे दिल्ली के अंदर आज तक आप सोच के देखिएगा 1-1.5 साल के अंदर अगर 400 फाइलें एलजी साहब ने मंगाई हैं, 400 के बाद 100 फाइलें और जा चुकी हैं, 500 फाइलें मंगाई, 500 डिसीजन हुए हैं ना, तभी तो मंगाई है फाइलें। अरे हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि उन फाइलों पे आप जो एक्शन लेना चाहते लीजिएगा, बट दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करने का क्या कारण है? दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को तुम बंद करना चाहते हैं। हमने इस साल डेंगू से, चिकनगुनिया से बचने के लिए पूरे अस्पतालों में पूरे इंतजाम किए थे। सब कुछ एडवांस में 3-4 महीने पहले से हमने करना स्टार्ट कर दिया था। आज भी आप दिल्ली सरकार, एक तो मैं फर्क बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल अलग है, एमसीडी के हॉस्पिटल अलग हैं और केंद्र सरकार के हॉस्पिटल अलग हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के अंदर 25,000 बेड है, जिसमें सिर्फ 10,000 बेड दिल्ली सरकार के पास है। और आप लोग कहते हैं पावर सारी एलजी साहब की, सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, जबकि दिल्ली सरकार के पास जो सरकारी क्षेत्र के अंदर बेड है उसमें से भी 40% है, सिर्फ 10,000 बेड हैं। और उसके लिए आप जाके देखिए, पहली बारी जितने भी मरीज हैं फीवर के मरीज, उनके लिए हमने वहां पर ORS का घोल तक पिला रहे हैं। आप जाके वहां पे देखिएगा हमने क्या इंतजाम किए हुए हैं। इंतजाम हमने सारे किए हैं, परंतु उसको बंद करने की तैयारी चल रही है। किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, यही एलजी साहब का मुझे लगता मकसद है। एलजी साहब से पूछिए ना, उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी का ट्रांसफर करने, उसको हटाने की बड़ी जल्दी रही थी उनको। 29 अगस्त को ऑर्डर दे दिए कि हेल्थ सेक्रेटरी हटा दिया जाए, और 4 दिन के बाद जो नए हेल्थ सेक्रेटरी 15 दिन की छुट्टी दे दी। हेल्थ सेक्रेटरी को भी छुट्टी दे दी और खुद भी अमेरिका चले गए। अब उनसे पूछो तो सही कि भाई आपको इतनी ही वो थी चिंता, तो पुराने हेल्थ सेक्रेटरी इतना अच्छा काम करे तो करने देते ना 15 दिन, 1 महीना काम करने देते, तो उसके बाद ट्रांसफर कर देते कि नहीं कि दिल्ली के हम सारे सिस्टम को पैरालाइज करेंगे, इसको बंद करेंगे और जो भी गलत से गलत ऑर्डर हो सकता है उसको ऑर्डर करेंगे। आप पूछिए एलजी साहब कहां पर हैं, वो हर रोज आपको इंटरव्यू दिया करते थे। जब 8 अगस्त को उन्होंने ऑर्डर दिए, 4 अगस्त को हाईकोर्ट के एडवाइस पे रोज इंटरव्यू आते थे, उनके टीवी के ऊपर इंटरव्यू आते थे, अखबारों में इंटरव्यू आते थे। आज उनसे इंटरव्यू नहीं लेते, उनसे इंटरव्यू पूछिएगा ना, सारी पावर आपने ले ली हर चीज के अंदर। ये देखिए यार, सेक्रेटरी हेल्थ को उन्होंने 15 दिन की छुट्टी दे दी, मुझसे तो नहीं पूछा, मुझे तो नहीं बताया कि भी हम छुट्टी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अगर मेरे अंडर जितने ऑफिसर्स हैं, मुझसे पूछे बिना उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, मुझसे पूछे बिना उनका छुट्टियां दे दी जाती है, और मुझसे कहा जाता है आप किसी को मीमो नहीं दे सकते, आप किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसको काम के लिए बुलाने। Delhi's health minister there, as the blame game between the Aam Aadmi Party and the BJP held municipalities continues. And let's get in more questions from our viewers. Kusum Nanda from Noida joins us on the phone line. Ms. Nanda, what is your question? Well, I have all the symptoms of chikungunya, but it's too early to get it in the blood test. But I would like to know, what is the main symptom that would differentiate it from dengue? So how do I know that it is for sure chikungunya and not dengue? Also joining us is Soumya Swaminathan of the ICMR, the director there. I don't know whether you heard that question, ma'am, but since it's the same mosquito that gives both chikungunya and dengue, how do you distinguish that before a blood test in terms of symptoms? That's the question. Yes, thank you. There's no, absolutely perfect way of distinguishing the two clinically, because they are both pretty overlapping symptoms. You have fever, you have body ache, you can have a rash and joint pains in both of these infections. Generally in chikungunya you get much more severe joint pain as well as joint swelling, whereas in dengue it's more of
a generalized body pain and a backache, and pain behind the eyes, what we call retroorbital pain. In chikungunya, the joint pain and joint swelling can also persist for several weeks and in some cases for several months. And also what happens is with subsequent episodes of fever, the joint pains and swelling can flare up repeatedly. So really it's a clinical differentiation is based mainly on the joint pains and joint swelling in chikungunya. But otherwise they both begin pretty much in similar ways with high fever and sometimes a rash and red eyes and so on. The blood test can distinguish between these two, and there is a blood test which can be done early in the first few days, which is a molecular test which looks for the virus itself, and after the first 5 to 7 days then there's an antibody test that's used.